कहानी की शुरुआत में हमें एफबीआई के एक स्पेशल एजेंट मार्क को अपनी क्रैश हुई गाड़ी से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि लॉस एंजलिस का ये शहर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा चुकी थीं। वहीं आसमान में उड़ रहे प्लेन्स भी पास की बिल्डिंग्स में घुस चुके थे और सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। पर तभी अचानक सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सीधा 4 घंटे पीछे ले जाया जाता है, जहां हम मार्क को उसके घर पर देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहा था। दरअसल मार्क इस घर में अपनी पत्नी ओलिविया, जो पेशे से एक डॉक्टर थी, और उसकी 6 साल की बेटी चार्ली है, उसके साथ रहता था। अब नाश्ता करने के बाद मार्क अपने घर से बाहर जाता है। तभी उसे रास्ते में निकोल मिल जाती है, जो कि चार्ली की देखभाल करती थी। मार्क निकोल से आज थोड़ा देर तक रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ओलिविया के हॉस्पिटल में लेट नाइट शिफ्ट थी। अब निकोल सोचती है कि अकेले समय बिताने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुरंत मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया अपने साथी डॉक्टर ब्राइस को कॉल करती है, लेकिन वो उसके फोन का जवाब नहीं देता। और तभी हमें पता चलता है कि ब्राइस को काम पर आए भी कई दिन हो चुके हैं। इसके बाद हमें एक ब्रिज पर ले जाया जाता है, जहाँ ब्राइस आराम से बेखौफ होकर घूम रहा था। वो देखता है कि उसके आसपास मौजूद लोग खूब मजे ले रहे हैं और तभी वो अपने बैग से एक गन निकालता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग में था। यहाँ उसका दोस्त, जिसका नाम एरोन था, वो भाषण दे रहा था। एरोन सबको बताता है कि कैसे उसकी बेटी ट्रेसी ने अफगानिस्तान में अपनी जान गंवा दी और कैसे उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दे दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मार्क अपने दोस्त को लाइफ में मूव ऑन करने और एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन एरोन उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसके बाद मार्क अपने एक साथी, जिसका नाम दिमित्री था, उसके साथ मिलकर एक अनजान लड़की पर नजर रख रहा था। अब जैसे ये लड़की अपने कुछ साथियों से हाथ मिलाती है, तभी ये लोग उसकी फोटो खींच लेते हैं। कुछ ही देर बाद ये अनजान लड़की और उसके साथी एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर मार्क अपने बॉस स्टैनफोर्ड और एक साथी एफबीआई एजेंट जेनिस को उस लड़की का मोबाइल ट्रेस करने के लिए कहता है। पर तभी गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मार्क और दिमित्री फौरन उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके कारण लॉस एंजलिस की सड़कों पर दोनों के बीच एक हाई स्पीड चेस चलता है। लेकिन इससे पहले कि वो बुरे लोग पकड़े जाते, अचानक पूरी दुनिया एक अंधकार के साथ खत्म हो जाती है। इस समय सब अपने होश खो बैठते हैं और सबको अपने भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। इस झलक में मार्क देखता है कि वो रात के समय में अकेला अपने ऑफिस में बैठा है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तभी वो एक पेपर लेता है और उस पर लिखता है कि और कौन जानता है। फिर बुलेटिन बोर्ड पर कुछ सामान चिपकाता है और साथ ही खूब ड्रिंक भी करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैलेंडर के मुताबिक आज 29 अप्रैल 2010 है। फिर अचानक मार्क के ऑफिस में बहुत सी लाल लेजर्स दिखाई देती हैं और कुछ लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए अंदर आते हैं। दरअसल ये लोग मार्क को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे थे, क्योंकि इन्हें शक था कि मार्क इस तबाही के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सब कुछ बर्बाद और नष्ट हो चुका है और 2 मिनट और 17 सेकंड के लिए धरती के सभी लोग बेहोश हो गए थे। इस दुर्घटना के परिणाम इतने खतरनाक थे कि जगह जगह आग लग रही थी और मासूम लोग की जानें जा रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस ब्लैकआउट ने कई लोग की जानें बचा भी ली थी, जैसे कि ब्राइस, जो कि पहले अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो इस अजीब घटना को भगवान के एक मैसेज की तरह देखता है कि अभी उसकी मृत्यु का सही समय नहीं आया है। अब वो नई एनर्जी के साथ फिर से ओलिविया की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी इस ब्लैकआउट के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इनके पास इस चीज के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि इन्हें एक 8 साल के लड़के, जिसका नाम डिलन था, उसकी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करनी थी। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि डिलन ओलिविया को पहले से जानता था, बावजूद इसके कि वो उससे पहली बार मिल रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स किसी न किसी तरह से डिलन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इस तबाही के दौरान डिलन की माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। यही सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब ओलिविया और हॉस्पिटल स्टाफ डिलन के पिता को भी नहीं ढूंढ पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एफबीआई हेडक्वार्टर्स में मार्क और दिमित्री अब उस लड़की को पकड़कर ले आते हैं, जिसका वो ब्लैकआउट के समय पीछा कर रहे थे। ये लोग उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बताती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उस सबसे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब सभी एफबीआई एजेंट्स एक मीटिंग में बैठे होते हैं, तभी मार्क अपने ब्लैकआउट सीन का एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो दावा करता है कि उसने एक फ्लैशबैक देखा था, लेकिन ये फ्लैशबैक पास्ट का नहीं बल्कि फ्यूचर का था, इसलिए ये लोग इसका नाम फ्लैश फॉरवर्ड रख देते हैं।
ये सुनकर बाकी FBI एजेंट्स भी कहते हैं कि उन्होंने भी उस समय ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि सबको अपने फ्यूचर की कोई ना कोई झलक जरूर दिखाई दी है। ये चीज और भी अजीब तब हो जाती है जब पता चलता है कि सभी घटनाएं आज से फिक्स 6 महीने बाद 29 अप्रैल 2010 की है। एक तरफ जहां सभी लोग अपने फ्लैश एक्सपीरियंस शेयर करने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ दिमित्री इस बात को लेकर चिंतित था कि ऐसी कोई घटना उसके साथ क्यों नहीं घटी। उसको लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी जेनिस भी एक खुलासा करती है कि उसने अपने आप को 17 हफ्ते की प्रेग्नेंट औरत के रूप में देखा, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि अभी तक तो उसका कोई लवर भी नहीं था। फिर मार्क बताता है कि वो अपने विजन में फ्लैश फॉरवर्ड के होने की जांच कर रहा था। ये सुनते ही उनके बॉस वेडेक मार्क, दिमित्री और जेनिस को जल्द से जल्द मामले की जांच करने का काम सौंप देते हैं। अब अपनी जांच शुरू करने के लिए जेनिस चाहती है कि वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए जहां दुनिया भर के लोग अपने विजन्स पोस्ट कर सकें। इस तरह वो लोग एक सेम पैटर्न की खोज कर सकते हैं और फिर उनके बारे में आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिस में दिमित्री मार्क के विजन को एक साथ रखने में उसकी मदद करता है ताकि उन्हें कोई लीड मिल सके। तभी मार्क बताता है कि अपने फ्लैश में उसने देखा था कि इस इन्वेस्टिगेशन का नाम था मोज़ेक। साथ ही एक कार्ड पर डी गिबन्स का नाम भी लिखा हुआ था। वहाँ एक बूढ़े आदमी और एक अजीबोगरीब डॉल की भी फोटो थी जो कि जली हुई थी। कार्ड के नाम पर वहाँ एक और कार्ड था जिस पर ब्लू हैंड लिखा हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसे मारने आए मास्कमैन लोगों में से एक के हाथ पर 3 स्टार्स जैसा एक टैटू था। विजन में मार्क ने फ्रेंडशिप बैंड भी पहना हुआ था जैसा कि बच्चे पहनते हैं और आखिर में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया सोचती है कि आखिर उसके फ्लैश का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि उसने अपने फ्लैश में देखा था कि उसके घर में एक आदमी है और वो उसे हनी कहकर बुला रही है। यानी इसका मतलब अब मार्क और ओलिविया का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस अनजान आदमी के बारे में सोचकर ओलिविया बहुत परेशान हो रही थी और अब वो ये बात मार्क को बताती है, जिस पर मार्क उसे कहता है कि जरूरी नहीं कि अगर हमने वो चीजें फ्लैश में देखी हैं तो वो हमारे साथ होगी ही। इसी बीच हॉस्पिटल में डिलन के पिता, जिनका नाम लॉयड था, वो अपने बच्चे से मिलने आते हैं। अब कहानी में चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि ओलिविया ने अपने फ्लैश में जिस आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि लॉयड ही था। घर वापस आकर चार्ली अपने पिता को बताती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है। छोटी बच्ची बहुत डरी हुई थी, इसलिए मार्क इससे पूछताछ नहीं करता, लेकिन तभी उसे उसकी हथेली पर कुछ दिखाई देता है, जिस पर चार्ली कहती है कि ये एक फ्रेंडशिप बैंड है जो उसने अपने पापा के लिए खरीदा है। पर मार्क देखता है कि ये तो वही बैंड है जो उसने अपने फ्लैश में पहना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ FBI हेडक्वार्टर्स में जेनिस पिछले 5 घंटों से सभी कैमरा फुटेजेस को चेक कर रही है। उसे हर वीडियो में एक ही चीज दिखाई देती है कि दुनिया भर के लोग 2 मिनट और 17 सेकंड के लिए बेहोश हो गए थे। हालांकि एक स्पोर्ट्स इवेंट के रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि एक आदमी को छोड़कर पूरा स्टेडियम बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी धीरे धीरे स्टेडियम में चलता है और अचानक बाहर निकलते ही हवा में गायब हो जाता है। अगले दिन स्कूल में चार्ली अपनी एक क्लासमेट के साथ उलझ जाती है जब उसे ब्लैकआउट में जो कुछ भी उसे दिखाई दिया उसके बारे में बताने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में स्टाफ मीटिंग में वेडेक ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि आज सुबह 6 FBI एजेंट्स अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे 3 दिनों में इस्तीफों की कुल संख्या 18 हो गई है। जब वो ये बात बता रहा होता है तभी यहाँ पर एक औरत आ जाती है और उसकी नकल करने लगती है। इस औरत का नाम एनेस्थेसिया था और ये होमलैंड सिक्योरिटी की डिप्टी चीफ है। तभी अचानक मार्क का फोन बजता है और वो ये कहते हुए दरवाजे की तरफ दौड़कर जाता है कि उसकी बेटी के स्कूल में कोई दिक्कत हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क चार्ली के स्कूल में प्रिंसिपल बन और ओलिविया से मिलता है। बन छोटी बच्ची के फ्लैश के बारे में ना बताने वाली बात को लेकर चिंतित है, यानी जरूर उसने कुछ भयानक देखा होगा जिसे बताने से वो डर रही है। बाद में मार्क और ओलिविया इस बात पर चर्चा करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कहीं उनकी बेटी ने ओलिविया के सपने में आए आदमी को तो नहीं देख लिया। इसी बीच FBI फील्ड ऑफिस में एनेस्थेसिया जांच की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि हम लोग इस वेबसाइट पर कुछ ज्यादा ही समय और पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब वेडेक उसे स्टेडियम का वीडियो दिखाता है तो उसका बर्ताव तुरंत बदल जाता है। कुछ ही समय बाद जब दिमित्री और मार्क डी गिबन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जेनिस उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहती है कि कोई डी गिबन्स नाम की औरत दिमित्री से मिलना चाहती है। अब बिना समय बर्बाद किए FBI एजेंट्स गिबन्स से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब उससे फ्लैश के बारे में पूछा जाता है तो वो एक अनजान आदमी के साथ कबूतरों के बारे में गुस्से में फोन पर बात करने की कहानी बताती है, जिसके दौरान वो उस आदमी पर चिल्लाती है कि वो मार्क और दिमित्री से फौरन बात करे। दूसरी तरफ ओलिविया चार्ली को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है जहां वो अपना काम कर रही होती है, तो लॉयड उसके पास आता है और उसके बेटे की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लॉयड को देखकर ओलिविया को एहसास हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे अपने फ्लैश में हनी कहा था।
हैरान होकर वो अपनी बेटी को उस कमरे में ले जाती है जहां डिलन और उसके पिता मौजूद थे। ओलिविया फिर चार्ली से पूछती है कि क्या वो लॉयड को जानती है, लेकिन छोटी बच्ची जवाब देती है कि वो उसे नहीं जानती। हालांकि अब जैसे ही ओलिविया राहत की सांस लेती है, तभी अचानक चार्ली डिलन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर डिलन को किसने चोट पहुंचाई थी, यानी इसका मतलब चार्ली ने डिलन को अपने फ्लैश में देखा था। वापस यहाँ फील्ड ऑफिस में जेनिस बताती है कि गिबन्स के बारे में जो एकमात्र और दिलचस्प जानकारी उसे पता चली है वो ये है कि उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वर्जीनिया और उताह में कुछ खरीदने के लिए कुछ ही समय में 2 बार किया गया है। इस पर दिमित्री का यह मानना है कि क्लोन किए गए कार्ड का इस्तेमाल जरूर किसी और ने किया होगा। तभी वेडेक को याद आता है कि गिबन्स ने कहा था कि उसने अपने फ्लैश में कबूतर शब्द का कई बार इस्तेमाल किया था। अब आगे ये सोचते हुए कि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जेनिस इस शब्द की छानबीन में लग जाती है और तभी वो उत्साह में एक पिजन नाम की जगह की खोज कर लेती है। जब यहाँ ये चर्चा चल रही होती है, तभी मार्क अपनी पत्नी ओलिविया को हॉलवे में देखता है और वो उसे अपनी बेटी को डिलन को देखने वाली बात बताती है। साथ ही वो जिस आदमी को उनकी बेटी ने फ्लैश में देखा था उससे मिलने के बारे में भी बताती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, माँ के बात सुनकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर अब सच हो रहा था। वो आगे और पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दिमित्री उन्हें एक जरूरी एविडेंस दिखाता है और उन्हें यह पता चलता है कि गिबन्स के क्लोन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पिजन शहर जो कि उताह में है वहां से बस टिकट खरीदने के लिए किया गया है। बाद में मार्क और दिमित्री लोकल ऑफिसर शेरिफ से मिलने के लिए पिजन पहुंच जाते हैं। अब FBI और शेरिफ दोनों गिबन्स के क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाने वाले को पकड़ने की उम्मीद में एक लोकल बस स्टेशन पर नजर रखते हैं, ये मानते हुए कि वो ओरिजिनल डी गिबन्स होगा। फिर बस 0 पैसेंजर्स के साथ अंधेरा होने के बाद रवाना हो जाती है, जिससे इन्हें निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। अब जैसे ही ये लोग इस लोकेशन से निकलने वाले होते हैं, तभी इन्हें यहाँ पर एक सुनसान डॉल्स की फैक्ट्री दिखाई देती है, जिसे मार्क तुरंत अपने फ्लैश में देखी गई डॉल के साथ जोड़ लेता है। इस सुराग की वजह से ये लोग फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं और एक परछाई को चलते हुए देखते हैं। अब इसका पीछा करते हुए मार्क एक जाल में फंस जाता है, जिससे लटकी हुई डॉल्स इधर उधर उछल जाती है। जल्द ही ये लोग एक ऐसे कमरे में घुस जाते हैं जहां एक आदमी अपने दोनों हाथों में लाइटर पकड़े हुए खड़ा होता है और ये कंप्यूटर से घिरा हुआ था। अब वो लाइटर नीचे गिरा देता है और अचानक आग में बदल जाता है। फिर वो आदमी शेरिफ को गोली मार देता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। तभी मार्क और दिमित्री जवाबी फायर करते हैं, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी कुछ ग्रेनेड फेंककर यहाँ से भाग जाता है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस घटना के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक सेल फोन और एक चेस की क्वीन का एक टुकड़ा मिलता है। उनका ये मानना था कि रहस्यमयी आदमी जरूर कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर हैकर है। बाद में FBI एजेंट्स को पता चलता है कि डॉल फैक्ट्री में मिले सेलफोन से ब्लैकआउट के दौरान एक कॉल की गई थी और ये कॉल उसी स्टेडियम में किसी को किया गया था जहां सस्पेक्ट 0 था, यानी कि ये दोनों चीज जुड़ी हुई थी। अब जैसे ही दिमित्री FBI बिल्डिंग से बाहर निकलता है, उसे एक अनजान औरत का फोन आता है जो दावा करती है कि उसके फ्लैश में वो एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में थी, जहां उसे पता चलता है कि 15 मार्च 2010 को दिमित्री की हत्या कर दी जाएगी। वो उसे आगे बताती है कि उसे 3 बार गोली मारी जाएगी और ये कहकर वो फोन काट देती है। हैरान दिमित्री उसे वापस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन अनअवेलेबल बताता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर मार्क चार्ली को देखता है जो कि अभी जाग रही थी। वो उसे बताती है कि उसे स्कूल जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि जो भी उसने अपने फ्लैश में देखा था उसे सोचकर उसका जी घबराता है। जब मार्क उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या देख लिया, तो वो जवाब देती है कि डी गिबन्स एक बहुत बुरा आदमी है। अगले दिन FBI एजेंट्स को जर्मनी में कैद एक आदमी रुडोल्फ के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है और वो मार्क से मिलने की बात करता है। पूरा डिपार्टमेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि किसी दूसरे देश का आदमी मार्क से क्यों मिलना चाहता है और ये लोग उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। अब वो वही आदमी निकलता है जिसकी मार्क अपने फ्लैश में जांच कर रहा था। फिर वेडेक मार्क और जेनिस को जर्मनी जाने और गियर से पूछताछ करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद दिमित्री की मंगेतर जोई आती है और वो दोनों एक होटल में जाते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए वो दोनों अपने सपनों और फ्यूचर पर चर्चा करते हैं। अब दिमित्री तब हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि जोई का फ्लैश उनकी शादी का था और वो भी उसमें शामिल था। फिर वो भी झूठ बोलता है कि उसने भी सेम फ्लैश देखा था। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया अपनी दोस्त फेलिसिया के साथ हॉस्पिटल में लंच कर रही होती है, जहां ये दोनों अपने पतियों और फ्लैश में जो कुछ इन्होंने देखा उसके बारे में बातें करती हैं। फेलिसिया FBI के टॉप ऑफिसर्स में से एक है, स्टैन की वाइफ है और स्टैन मार्क का एक अच्छा दोस्त भी है। वो दावा करती है कि उसने एक लड़के अताफ को देखा है जिसे उसने पहली बार कभी नहीं देखा था और वो उसके घर पर रहता था, साथ ही उसे माँ कहकर पुकारता था। वहीं दूसरी तरफ मार्क और जेनिस अब जर्मन जेल में पहुंचते हैं जहां गेयर को रखा गया था और वार्डन और गेयर के वकील के साथ मिलकर उससे पूछताछ करते हैं।
गियर कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए और खुफिया जानकारी के बदले उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो हटाकर उसे अमेरिका में रहने दिया जाए। बहुत सोच विचार के बाद मार्क इस डील के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब गियर उसे कुछ खुफिया जानकारी बताते। हालांकि बूढ़ा आदमी पहेलियां और बेकार की कहानियां बताना शुरू कर देता है जो उनके किसी भी काम की नहीं थी। अब मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो गियर को एक आखिरी मौका देता है, जिसके बाद वो अपने फ्लैश के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो अमेरिका के एक एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक कस्टम ऑफिसर जिसका नाम मर्फी था उससे होती है। मर्फी से बात करते हुए इस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसकी रिहाई का कारण एक हत्या थी। जब मार्क ने पूछा कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही क्यों बुलाया गया, तो गियर खुलासा करता है कि उसे अमेरिका भेजा ही मार्क की वजह से गया था। गियर के फ्लैश को कंफर्म करने के लिए दिमित्री मर्फी से मिलता है और पूछता है कि क्या उसने भी वही विजन देखा था। हैरानी की बात तो ये थी कि मर्फी को भी बिल्कुल वैसी ही घटनाएं याद थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था। अब जर्मनी में मार्क गियर से उसकी बेल का वादा करता है और उसे बाकी सब कुछ बताने को कहता है। फिर गियर बताता है कि जो हत्या उसने देखी थी वो दरअसल उसके जेल की खिड़की के बाहर बहुत सारे कौवों की मौत थी। अब भले ये जानकारी ज्यादा काम की ना हो, लेकिन वो मार्क को पक्षियों पर लिखी एक किताब देता है ताकि वो इस बारे में और रिसर्च कर सके। इसी बीच एक मेमोरियल सर्विस में जहां ग्लोबल ब्लैकआउट के दौरान मारे गए पुलिस ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तभी फेलिशिया सामने की रो में अटाफ को एक औरत के साथ बैठा हुआ देखती है। थोड़ी देर बाद जोई दिमित्री से गुजारिश करती है कि उनकी शादी की तारीख डी डे यानी 29 अप्रैल 2010 को तय की जाए। पहले तो दिमित्री हिचकिचाता है, लेकिन जब जोई बार बार जिद करती है तो वो मान जाता है। अमेरिका लौटने के बाद मार्क को शक होता है कि शायद ऐसे और भी हादसे हुए होंगे जहां बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई हो। वो और जेनेस ऑफिस जाकर पुराने न्यूज फाइल्स खंगालने लगते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें 1991 में सोमालिया की एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया था कि वहां बहुत सारे कौवे अचानक मर गए थे और उसी वक्त लोगों ने अपना होश खो दिया था। ये घटना बिल्कुल उसी तरह की थी जैसे हाल ही में हुआ ग्लोबल ब्लैकआउट। इसके बाद कहानी 1991 के सोमालिया के गनवार इलाके में फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक छोटा बच्चा बकरियां चरा रहा था। कुछ देर के बाद वो देखता है कि बड़ी संख्या में कौवे उसके आसपास मंडरा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक सारे कौवे उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिर जाते हैं। अब घबराकर बच्चा पहाड़ी की ओर भागता है और अपने गांव की तरफ देखता है। वहां का नजारा उसे दहला देता है, क्योंकि अब पूरे गांव के लोग बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। कहानी के अंत में जहां गांव के बीचों बीच एक बड़ा एरोप्लेन खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसमें से किसी तरह का धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप क्या करते अगर दुनिया 2 मिनट के लिए रुक सी जाती? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।